हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कृतार्थ मेलकानी और आज का ये वीडियो देखो, सबसे पहले बता देता हूँ, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं कि ये वीडियो में हो सकता है आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन लगे। देखो, प्रैक्टिस पेपर आप सबने देखा है, मैं जानता हूँ, एंड आप सब लोग डरे हुए हो कि ऐसा पेपर आ गया तो क्या होगा, और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि यही आप लोगों का पेपर आने वाला है। देखो, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के जो मतलब क्वेश्चन होते हैं ना प्रैक्टिस पेपर में, वो अक्सर आपको डराने वाले होते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे आपके सिलेबस पर भी बेस्ड नहीं है, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके टेक्स्ट में ही नहीं, मतलब ना इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ना फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बिल्कुल रिलैक्स होके चिल होके देखो इस वीडियो को, बस समझो मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। मतलब अगर मतलब क्योंकि इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के, ठीक है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को घुमा दिया, आप लोगों को डायरेक्ट नहीं पूछा कि वो कौन सा एस्पेक्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी का जो मतलब एक हर एक यूनिट को समझता है टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्लैनेट। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का ए रीजनल एनालिसिस होगा। अब इसमें दे दिया आप लोगों की अरुण इज इंटरेस्टेड इन द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आप लोगों को कहानी बना के दे सकता है, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सीधे उसे देखना है मेन पॉइंट क्या वो कह रहा है। कि कह रहा है विद स्टडीज ईच यूनिट ऑफ अर्थ थॉरोली टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्लैनेट, कि पूरे प्लैनेट को समझने के लिए हम एक पर्टिकुलर रीजन को स्टडी करेंगे। क्योंकि देखो, रीजन अर्थ का ही तो पार्ट है, तो अल्टीमेटली हम अर्थ को स्टडी कर रहे हैं उस रीजन को। तो दिस इज योर रीजनल एनालिसिस। अब हम सेकंड पर आते हैं, और देखो इस क्वेश्चन पेपर का मैं डिस्कशन थोड़ा आप लोगों को जल्दी जल्दी रखना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम है, आई नो यार, देखो आप लोगों का शेड्यूल सबका बिजी होता है, मतलब आप लोग पढ़ रहे होगे, अपना रिविजन में ज्यादा फोकस करो। ये वीडियो में मैं शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सेकंड पे हम जल्दी से आते हैं, व्हाट इज कॉमन बिटवीन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इन दोनों फार्मिंग में कॉमन चीज है आप लोगों की लेबर इंटेंसिव। देखो, दीज बोथ आर लेबर इंटेंसिव, इनमें लेबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। कोई भी ऑप्शन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा है भैया, तो नीचे बिल्कुल फील फ्री होकर रिलैक्स होकर कमेंट करो यार, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेरी। बिकॉज आप लोगों को ज्योग्राफी में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करवाने की पूरी स्ट्रैटेजी मैंने बनवाई। आप लोगों के प्रॉपर एमसीक्यूज तैयार हैं और आप लोगों का मैप्स भी तैयार है, ठीक है। तो थर्ड पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर द प्रोविजन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। तो बेसिकली सिंपल से हिंदी में हम कहें तो बेसिक चीजें सब लोगों के पास होनी चाहिए, ये वाली अप्रोच थी। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी, और इसको हम कहते हैं बेसिक नीड्स अप्रोच, ठीक है। इस वीडियो में देखो मैं कह रहा था ना अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट ये पहले तीन काफी अच्छे क्वेश्चंस थे आप लोगों के। अब हम फोर्थ पर आते हैं, जो कि आप लोगों का एज सच सिलेबस का पार्ट में नहीं देखता हूं। अगर इस फोर्थ वाले का लिंक किसी चैप्टर से आप लोगों का हो सकता है, तो वो भी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का 5th चैप्टर है, बट वो आप लोगों के सिलेबस में आगे नहीं है टर्म 1 में। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें पूछा है फोर्थ वाले में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। तो देखो, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म तो आप सबको पता है कि मतलब कोई मेजर नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए सीड्स आना, आप लोगों का एचवाईवी सीड्स जो आई थी, तो हम उसे नए टेक्नोलॉजी रिफॉर्म कह सकते हैं। बट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लोग का आप लोग का मतलब होता है कि मतलब गवर्नमेंट कुछ अपनी पॉलिसीज ला रही है, लाइक आपका सब्सिडीज जो है ना, उसे हम इंस्टीट्यूशनल मेजर कह सकते हैं। फार्मर्स को चीप रेट में लोन प्रोवाइड करना इंस्टीट्यूशनल मेजर हो सकता है। बट इसमें जो नहीं है आपसे पूछा है, और एक चीज मैं जो आप लोगों को टाइम एंड अगेन बताते आया हूं कि क्वेश्चंस की यार रीडिंग प्रॉपर रखना, स्टार्टिंग में जो 20 मिनट मिलेंगे उन्हें प्रॉपर से अच्छे से पढ़ना, यूटिलाइज करना। और जो क्वेश्चंस में नॉट एंड पूछता है ना, वो आप लोगों को अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। बिकॉज हम देखते हैं ऑप्शन, अरे हाँ ये तो सारे सही हैं, हम वहां जो नहीं पूछा होता उसको आंसर करके आ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था प्री बोर्ड्स में 1-2 क्वेश्चन में, तो उसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिकॉज आई नो। क्योंकि देखो यार, जहां पर आप हो ना, एक टाइम पर मैं भी वहीं उसी से, आई हैव बीन ऑल थ्रू दिस, तो आई नो दिस थिंग कि आप लोग कहां पर कंफ्यूज होते हो। तो नॉट एंड वाला यार अच्छे से पढ़ के आना, यहाँ पर गलती होती है, ठीक है। तो शिफ्ट इन डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, इसमें करेक्ट आंसर हुआ, ये टेक्नोलॉजिकल या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का पार्ट नहीं है। बिकॉज देखो, जो डिमांड में शिफ्ट है ना ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, यानी आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर डिमांड शिफ्ट होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, ये आपका इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म नहीं हुआ। सिंपल सी बात, बिकॉज ये कंज्यूमर्स पे है कि आप लोग कौन सा कंज्यूम करना चाहते हो, कि आप क्या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को कंज्यूम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ में, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ इंडिकेटर्स वाज यूज्ड टू मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। सो दिस वी नो कि पहले आप लोगों का डेवलपमेंट जो था, इट यूज्ड टू बी मेजर्ड ऑन इकोनॉमिक बेसिस, कि जिस कंट्री का आप लोगों का इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है उसको हम मानते थे डेवलप्ड है। बट देन यू नो कि वी हैड आप लोगों के महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, जिन्होंने आप लोगों का एचडीआई को डेवलप किया। उन्होंने कहा कि नहीं देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकम में जो डेवलप हो वो आप लोगों के टोटल डेवलपमेंट ही हो। इनकम इज डिफरेंट थिंग एंड डेवलपमेंट आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का जो अप्रोच आया वहां पर। तो इसमें करेक्ट आंसर फिफ्थ का सी होगा। और चिंता की बात नहीं है, देखो इस पूरे जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप लोगों का पीडीएफ जो मैंने सॉल्व करा है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप लोग इसे क्विक गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। बस अभी ये वीडियो को देखो। सिक्स्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
हाफ ट्रू ऑफ ज्योग्राफी। अब देखो इन स्टेटमेंट में ना कोई भी स्टेटमेंट आप लोगों की सही नहीं है ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। पहला आप लोग कह रहा है कि ज्योग्राफी ओनली इंक्लूड्स द फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट, जो कि गलत है। देखो हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, वो तो इस पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। फिर वी आर स्टडिंग ह्यूमन ज्योग्राफी, हम आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये कह रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर। तो ए आपका गलत स्टेटमेंट है। बी कह रहा है कि इवेंट दैट टेक प्लेस इन आउटर स्पेस कैन नॉट बी स्टडी ज्योग्राफिकली, ये भी गलत है। वी कैन स्टडी दीज प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेसेस होती हैं, बहुत सारे आप लोगों के एक तरह से फिनोमिना होता है जो हम ज्योग्राफी के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सी है ज्योग्राफी इज रेलेवेंट ओनली इन प्लेसेस दैट आर टेक्नोलॉजिकली अनडेवलप्ड। यार ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्लेस टेक्नोलॉजिकली अनडेवलप्ड है, चाहे वो डेवलप्ड हो या अनडेवलप्ड हो, हम सबको स्टडी कर सकते हैं। डी कह रहा है ज्योग्राफी ओनली इंक्लूड्स द थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो दिस यू ऑल नो कि पॉसिबिलिज्म आपका होता है, और ग्रिफिथ टेलर का न्यू डिटर्मिनिज्म, बहुत सारी थ्योरीज है ज्योग्राफी में। इट इज नॉट ओनली अबाउट एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो इसमें 6 वाले में सभी आपकी स्टेटमेंट्स गलत हैं, ठीक है। 7th आता है, एक 7th वाले में आप लोगों की एक बात की गई है कि एक बहुत फेमस क्लोथिंग ब्रांड है, जो भी आप लोगों का फेमस क्लोथिंग ब्रांड है उसे अपने दिमाग में इमेजिन कर लो कि वो एक छोटे से टाउन में गया और वहां की 80% जो वर्कर्स हैं उसकी उसने अपनी फैक्ट्री वहां लगाई। उसकी 80% जो वर्कर्स हैं दे आर विमेन, वो हैं तो बहुत स्किल्ड विमेन, दे आर स्किल्ड टेलर्स, ठीक है, बट दे आर पेड वेरी लो वेजेस। अब आप मुझे बताओ कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि वो उस पर्टिकुलर टाउन में, उस जगह में जाकर वो जो फैक्ट्री वो सेटअप हुई होगी, क्या वो वहां के अपने कंज्यूमर डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए? बिल्कुल नहीं। और क्या वो उस टाउन का डेवलपमेंट चाहती है? तो देखो जो बिजनेस मोटिव होता है ना वो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है, कि यू आर नॉट कंसर्न्ड विद मतलब सोसाइटी, मतलब इनडायरेक्ट वे में डेवलपमेंट हो सकता है बट डायरेक्टली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका प्राइम टारगेट होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। सी होगा इसका करेक्ट आंसर कि इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स बाय ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कि देखो चीप लेबर, उसमें क्लियरली आपको लाइन दे रखी है कि हु आर स्किल्ड टेलर्स, हैं तो स्किल्ड बट दे आर पेड वेरी लो वेजेस। तो इसलिए जो कॉस्ट प्रोडक्शन होगा वो कंपनी के कपड़ों का वो कम जाएगा, और मार्केट में भी वो कपड़े कम रेट में निकाल सकते हैं। कम रेट इन द सेंस उस पर डिस्काउंट दे देंगे, जिससे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कंज्यूमर भी उसे लेगा और उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा। अब हम यार देखो 8th क्वेश्चन में आते हैं। 8th क्वेश्चन में कह रहा है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म दिस वी ऑल नो, अब तक आप सबने क्विक रिवीजन भी होते रहेगा। देखो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि उसमें क्या होता है कि एक प्रिमिटिव स्टेज होती है जब हम इंसान जो थे हम नेचर से डरा करते थे। आजकल तो खैर वी आर कंट्रोलिंग नेचर, ठीक है, हम कुछ भी लाइक बारिश नहीं हो सकती, वी आर मेकिंग आर्टिफिशियल रेन्स, ठीक है, पॉसिबिलिज्म, अब तो पॉसिबिलिज्म का टाइम है। बट एक देयर यूज्ड टू बी अ टाइम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का व्हेन वी यूज्ड टू यू नो ओबे नेचर, ओबे द लॉज ऑफ नेचर। तो इसमें आप लोगों को बताना कौन सा एग्जांपल डिस्क्राइब करता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को। तो इसमें दो जो एग्जांपल हैं आप लोगों के पॉसिबिलिज्म के हैं, बी एंड डी रिस्पेक्टिवली, क्योंकि मेट्रो सिटीज हैव बिल्डिंग्स ऑफ स्टील एंड सीमेंट, वी आर मेकिंग पॉसिबिलिटी की मतलब अब हमने स्टील एंड सीमेंट की बिल्डिंग्स बना दी तो पॉसिबिलिज्म है। डी वाले में आप लोगों का है कि सऊदी अरेबिया एंजॉयज अ वैरायटी ऑफ इंपोर्टेड फूड क्रॉप्स, जो उनके वहां नहीं भी होती उनके क्लाइमेट को, क्योंकि सऊदी अरेबिया में यू ऑल नो कि मतलब वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया का जो क्लाइमेट है इट इज नॉट दैट मच सुटेबल फॉर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। लाइक हमारी कंट्री इंडिया में काफी डाइवर्सिटी है क्लाइमेट में, तो हम बहुत सारी क्रॉप्स उगा सकते हैं, बट सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है। तो दे यू नो इंपोर्ट फूड क्रॉप्स, जो उनके यहाँ नहीं भी होता उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ पॉसिबिलिज्म। अब इसमें आता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पूछा था, तो इसमें ए और सी ऑप्शन में से आप लोगों का होगा। ए कह रहा है एस्किमोस मेक इग्लूज विद आइस, यानी जो एस्किमोज हैं मतलब जो आपके बर्फ में रह रहे हैं दे आर मेकिंग इग्लूज विद आइस, मतलब उसमें रह रहे हैं तो एनवायरमेंट से बहुत आपका एक सॉफ्ट उनका इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब ऐसा कोई हार्श नहीं कर रहे हैं कि बर्फ हटा रहे हैं वहां से, मतलब दे आर लिविंग इन मेकिंग बिग बिल्डिंग्स काइंड ऑफ, ठीक है। तो ए इसमें करेक्ट होगा और सी भी आप लोगों का करेक्ट हो सकता है, ठीक है, कि कैक्टस एंड अदर हार्डी प्लांट्स ग्रो इन द डेजर्ट। और अब हम 9th में आते हैं। देखो 9th वाला है कि फिनलैंड में सिंपल सा आप लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी फीमेल्स जितना एवरेज ईयर जीती है, लाइक फॉर एग्जांपल जापान की नॉर्मली लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप लोगों की 90 to 100 ईयर्स होती है, यानी ऑन एन एवरेज पर्टिकुलरली कोई भी व्यक्ति वहां 90 से 100 साल जीता है। अब आप लोगों को बताना है फिनलैंड की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो हाई है। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगी? आप लोगों को एक दे दिया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो हाई है, नाउ यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर आप लोगों का बी होगा कि विमेन इन फिनलैंड हैव बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर। फर्स्ट वाले जो कह रहा है ना HDI फॉर फीमेल्स इन फिनलैंड ऑल्सो बीन हाई, आप लोगों के दिमाग में आया होगा, मेरे भी दिमाग में आया था, बट इसका दूसरा एस्पेक्ट सोचो। HDI में केवल आप लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्लूड नहीं होती है, HDI में आप लोगों के दूसरे इंडिकेटर्स भी आते हैं, लाइक आपका एजुकेशन आता है, लाइक एक्सेस टू रिसोर्सेज आता है, केवल हेल्थ नहीं आता। तो डेफिनेटली ट्रू, ऐसा जरूरी नहीं है कि HDI भी हाई ही होगा कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है। और सी जो ग्रॉस नेशनल इनकम कह रहा था, तो यार देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें दी है, हाउ कैन वी टेल अबाउट द ग्रॉस नेशनल इनकम ना। और डी है द गवर्नमेंट इन फिनलैंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन हेल्थ केयर फॉर यंग गर्ल्स, ये कुछ
अप्रोप्रिएट नहीं है, बिकॉज ठीक है गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है, मतलब वो एक काइंड ऑफ बेटर एक्सेस है उनके पास हेल्थ केयर की, क्योंकि एक्सेस होना भी बहुत जरूरी है। एक है कि गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है और दूसरा है कि एक्सेस होना, मतलब सबको मिले भी तो ना। तो करेक्ट आंसर इसमें बी होगा, जो डेफिनेटली ट्रू होगा। अब हम आते हैं, देखो 10th वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंपल सा एक पॉपुलेशन का आप लोग कह सकते हो पिरामिड दिया है। अब जो लोग मतलब यार इसमें डरना मत कि आप लोग भैया हमने पॉपुलेशन कंपोजिशन नहीं किया, मैंने लास्ट वीडियो जो मेरा वाटर रिसोर्सेज था उसमें क्लियरली बताया था कि आपका जो सिलेबस कहता है उसमें पॉपुलेशन कंपोजिशन कहीं मेंशन नहीं है। बट ये छोटा सा एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों को एक बहुत मतलब बहुत फैटी सा एक ग्राफ दे दिया है, कि बहुत मोटा मोटा ग्राफ दिया है आपको। इसमें आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों का एक तरह से पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है। आप लोगों को सिंपल सा बताना है इनमें से वो कौन सा फेस रहा जहां पर सडन डिक्लाइन रहा। लाइक पॉपुलेशन आपकी 100 200 हो रही थी, 100 से 200 गई, फिर 300 गई, फिर अचानक 300 से आप लोगों की 250 या आपकी 200, ऐसा किस फेस में हुआ कि बहुत सडन डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस में करेक्ट आंसर आप लोगों का 1941 टू 46 होगा। बिकॉज देखो यार एक चीज लेट मी टेल यू कि देखो लाइक 1941 आप लोगों की मतलब यहाँ पर थी पॉपुलेशन, ठीक है। 46 में देखो 46 में आप लोगों का कहाँ डिक्लाइन हो गया, बिल्कुल नैरो सा हो गया। तो दिस वी कॉल सडन डिक्लाइन, मतलब बहुत ज्यादा जो एक तरह से सडन ना, मतलब क्विकली। तो ये आप लोगों का 1941 से 46 के बीच में हुआ था। अब देखो नेक्स्ट है आप लोगों का ऑब्जर्व द पिरामिड। हाँ ये तो हमने कर लिया, इसका करेक्ट आंसर ई होगा 1941 टू 46 वाला। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी सिंपल सी बात आप लोगों की पॉपुलेशन की स्टडी होती है। इसमें आप लोगों का पॉपुलेशन डेंसिटी को स्टडी किया जाता है, इसमें मोर्टेलिटी रेट को स्टडी किया जाता है, फर्टिलिटी रेट यानी बर्थ रेट को स्टडी किया जाता है। इसमें जो केवल स्टडी नहीं किया जाता है वो है ऑप्शन आर, जो कह रहा है स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स इन अ कंट्री। तो देखो डेमोग्राफी में केवल पॉपुलेशन की स्टडी होती है, दैट्स व्हाई ऑप्शन के विल बी करेक्ट, कि ओनली PQS आर करेक्ट। अब देखो 12th बेस्ड ऑन योर नॉलेज, तो अब सिंपल सा क्वेश्चन मैं इसको बताऊं तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ग्राफ शो कर रहा है कि हाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब जो इंसानों की हम लोगों की पॉपुलेशन है वो लास्ट 300 इयर्स में कैसे ग्रो करी है, कौन सा ग्राफ इसको शो कर रहा है। क्या M है, क्या N है, या आपका O है, P है, आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने ना चैप्टर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एक बार पढ़ा अच्छे से, तो उसमें आप लोगों ने ग्राफ क्लियरली देखा होगा। ऐसा नहीं दिया बट उसका शेप सेम यही है, मतलब जे शेप कुछ इस तरह से, आप लोग इसे हल्का सा यू भी मान सकते हो। तो जो ये शेप्ड ग्राफ है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि 1700 से 1800, अब इसको समझो, देखो 1700 से 1800 धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ रही है और 2000 में देखो बिल्कुल शूट अप कर गई। तो ये आप लोगों का इसका मेन रीजन अगर कभी लिखने को आया तो ध्यान रखिएगा, इसका मेन रीजन था 1700-1800 में आप लोगों का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, 17-18 सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फैक्ट्री सेटअप होने लगी, उससे पॉपुलेशन ग्रोथ को एक बूस्ट मिला। उसके बाद बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गई, जैसे आप देख सकते हो कि नाउ इन 2000 इट हैज क्रॉस्ड 6 बिलियन, ठीक है। तो आई होप 12th का आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, करेक्ट आंसर M होगा। और जितने भी NCERTs में देखो ग्राफ्स हैं उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के मतलब उनके शेप्स कैसे हैं, ये शेप से आप लोगों का क्वेश्चन था तो इस तरह से पढ़ के जाना। अब 13th है विच ऑफ दीज ऑक्यूपेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, देखो सिंपल सी बात कि कौन सा जो आपका जॉब है उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को नॉलेज चाहिए, बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। दिस इज अ पर्सन परफॉर्मिंग न्यूरो सर्जरी। न्यूरो सर्जरी कोई ऐसे ही नहीं कर सकता, लाइक ए ऑप्शन में क्लरिकल जॉब कह रहा था आपसे, वो थोड़ी बहुत आप लोग हल्की फुल्की ट्रेनिंग के बाद कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, एनीवन कैन डू दैट। अ पर्सन ड्राइविंग मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर, थोड़ी दिक्कत आएगी कि कैसे चलती है मशीन, क्या चलती है, बट धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा। और पर्सन काउंटिंग वोट्स इन इलेक्शन, ठीक है थोड़ा मतलब काम है, थोड़ा हेक्टिक सा, बट ठीक है वो भी हो जाता है। पर पर्सन परफॉर्मिंग न्यूरो सर्जरी, आप किसी पे मतलब ऑपरेशन कर रहे हो, वो इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, आप लोगों का ट्रेनिंग प्रैक्टिस बहुत कुछ चाहिए होता है। तो हाई डिग्री ऑफ एजुकेशनल स्पेशलाइजेशन चाहिए आप लोगों का, अ पर्सन हु इज परफॉर्मिंग न्यूरो सर्जरी। और 14th है अ पर्सन इन मॉडर्न नेशनल इकोनॉमी रिसीव्स टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स, व्हाट इज द डायरेक्ट एंड इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ सच ट्रेनिंग। तो देखो ध्यान रखना, कहीं भी किसी इंडिविजुअल को आप ट्रेनिंग दोगे ना, उसका इमीडिएट इंपैक्ट ये होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपका ले लेते हैं कि कोई वर्कर है फैक्ट्री में, ही इज प्रोड्यूसिंग 10 पैकेट्स ऑफ पार्ले जी बिस्किट इन 1 आवर। वो पार्ले जी बिस्किट के 10 पैकेट एक बार में प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मशीन लगी हुई है, पर उसकी थोड़ा और उसकी स्किल्स को इंप्रूव कर दिया जाए कि मतलब वो मशीन को थोड़ी टेक्निकल नो हाउ से और बढ़ा दी जाए कि हाँ मतलब ऐसे भी तुम काम कर सकते हो, मतलब क्या तरीका होना चाहिए आपका टाइम बचाने का। तो ट्रेनिंग के बाद इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा ना, हमेशा ये होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पहले जो वो 1 घंटे में 10 पार्ले जी बिस्कुट प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो 20 करने लगेगा या 30 करने लगेगा, तो उसका इमीडिएट इंपैक्ट आपका प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा। बाकी देखो जो बी है कि एक्सेस टू बेटर न्यूट्रिशन, ये हो सकता है बट डायरेक्ट इमीडिएट आपसे पूछा है, चलो ठीक है वो बेटर न्यूट्रिशन मतलब उसकी अब जॉब भी मतलब वो स्किल हो गया तो उसकी पेमेंट भी बढ़ेगी, उसकी सैलरी बढ़ेगी, बट ये इमीडिएट इंपैक्ट नहीं हुआ। इमीडिएट आएगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
अब हम आते हैं 15th पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने का सबसे क्या होता है ना कि आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट इन द सेंस कि आप अगर पैसा नहीं भी आप लोगों के पास तो आप लोन ले रहे हो, उससे आप अपनी एजुकेशन स्किल्स पर वो पैसा लगा रहे हो, ठीक है। और कंप्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हो, कंप्यूटर के बेसिक सीख रहे हो, अब बहुत सारी चीजें होती हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो उससे अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हो, ठीक है। तो जहां पर भी स्किल डेवलपमेंट की बात हो, जहां जिस चीज से स्किल डेवलप हो, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसमें आप लोगों का ओनली PRNS करेक्ट होगा। कुकिंग क्लास में भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों की स्किल डेवलप नहीं हो रही है, वहां भी आप लोग कुकिंग सीख रहे हो, मे बी आप मास्टर शेफ इंडिया में चले जाओ कल के दिन, तो बहुत सारी चीजें हैं, ये PRS इसमें करेक्ट होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर सारे ऑप्शंस एक बार पढ़ के जरूर जाना, मतलब पढ़ लेना कौन सा ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला कहता है दिस इज प्रैक्टिस्ड ओनली इन इंडिया, जो कि देखो बिल्कुल गलत बात है। स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर आप लोगों ने नाम पढ़े, मिल्पा, लडांग, बहुत अलग अलग कंट्रीज में से प्रैक्टिस किया जाता है, सो इट इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली। बी है इट इज यूजुअली प्रैक्टिस्ड ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ऐसा नहीं होता है। जो आप लोगों के कल्टिवेटर्स होते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में, वो एक फॉरेस्ट में जाते हैं, एक पैच ऑफ लैंड, एक टुकड़ा पकड़ते हैं लैंड का, उसे क्लियर करते हैं, और उसी जो मतलब पेड़ों को काट के उन्हें जला के उनकी जो खाद बनती है ना, राख जैसे होती है, मतलब अगर पेड़ जल गए तो उनकी जो राख होती है उसी को खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, वो फर्टाइल कर देती है सॉइल को। तो इसमें करेक्ट आंसर सी होगा कि दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। और देखो जब 1-2 साल वो उस लैंड पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, फिर उसकी फर्टिलिटी जब खो जाती है, दे मूव टू अनदर लैंड, वो दूसरे पैच पर जाते हैं, उसके पेड़ काटते हैं और उसको मतलब उस पर अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 16 का सी होगा। अब 17 कह रहा है एक रमन जी हैं, वो एक स्मॉल फार्मर है, एक छोटे से किसान है, ठीक है वो। अब आपको बताना है कि कौन सा उनके लिए एप्लीकेबल होगा, क्या वो नए मॉडर्न इनपुट्स को यूज करेंगे और बहुत मैकेनाइज्ड फार्मिंग, मतलब बहुत ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर, इस टाइप की फार्मिंग को करेंगे। देखो स्मॉल फार्मर दिया हुआ है, पहली चीज ध्यान रखना। बी गेट्स ह्यूज कैपिटल बाय सेलिंग सरप्लस क्रॉप इन द मार्केट। की अब देखो यार सिंपल सी बात है, इफ रमन इज अ स्मॉल फार्मर तो उनके पास इतनी कैपिटल कैसे आएगी कि वो अपना मतलब सरप्लस बेचेंगे, वो मतलब सरप्लस बेच के इतनी कैपिटल नहीं कमा सकते, बिकॉज ही इज अ स्मॉल फार्मर। और सी हायर्स फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन हिज फील्ड्स। तो जनरली देखो क्या होता है ना, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो या अपनी फैमिली का लेबर इस्तेमाल करते हैं या खुद ही उस पर प्रैक्टिस करते हैं जो अपनी फील्ड होती है। इट इज रेयरली कि दे विल बी हायरिंग समवन एल्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। और डी इसमें करेक्ट होगा, दे प्रोड्यूस मेनली फॉर सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब आप लोगों का होता है कि खुद के कंजम्पशन के लिए, मतलब मेनली फॉर फैमिली कंजम्पशन, और थोड़ा अगर कुछ पार्ट उसमें बच जाता है, पोर्शन बच जाता है, तो दे सेल इट इन द लोकल मार्केट। तो करेक्ट आंसर डी होगा। अब देखो 18 वाला जो क्वेश्चन है ना, तो 18 में एक आप लोगों को दिखाया है कि मतलब एक इस तरह से माइनिंग सी हो रही है, मतलब टाइप ऑफ माइनिंग आप इसे कह सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन डज द इमेज शो। तो आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं है, चिंता मत करना, एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें देखो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ना, हालांकि इसमें बी क्वायरिंग एंड ओपन कास्ट माइनिंग दोनों हो सकते हैं, बिकॉज 10th का आई रिमेंबर ज्योग्राफी का आपका जो था उसमें आप लोगों का जो बना होता था ना ये पिक्चर, कुछ इसी तरह का पिक्चर होता था एंड इट वाज अंडर क्वायरिंग। पर आप लोगों का यहाँ पर क्वायरिंग सिलेबस में है नहीं, माइनिंग डायरेक्ट ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि आपसे पूछा व्हाट टाइप ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन इज दिस, और देखो आंसर की दी नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ओपन कास्ट माइनिंग ही होगा। तो अब हम बढ़ते हैं 19th में, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन। तो आप सभी जानते हो पुल फैक्टर का मतलब होता है जो एक तरह से लोगों को पुल करता है, अट्रैक्ट करता है, कि आप लोगों की बेसिक एमिनिटीज हैं वो लोगों को पुल करेंगे कि वो इस रीजन में है जहां वो बेसिक एमिनिटीज हैं और वहां सेटल हो, ठीक है। तो बेसिक एमिनिटीज इसमें करेक्ट होगा। बाकी ओवर पॉपुलेशन, आपका नेचुरल डिजास्टर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दीज ऑल आर योर पुश फैक्टर्स, जो लोगों को एक तरह से पुश करेंगे दूसरे रीजन्स में जाने में। अब 20th है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू अर्बनाइजेशन। देखो इसमें ए ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा ना, सिंपल सा, बी सी डी वाला में आप देख रहे हो उसमें अर्बनाइजेशन एज सच नहीं होगा, और ए वाला जैसे बी आपका सिंपल सा उठाते हैं, अ शू मेकर फ्रॉम अ टाउन विजिट्स नेबरिंग सिटी डेली टू सेल हिज प्रोडक्ट्स। वो अपनी नेबरिंग सिटी में जा रहा है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। अर्बनाइजेशन कैसे होगा? अगर वो अपनी सिटी में बेचता तो हम मान सकते हैं कि चलो अर्बनाइजेशन होगा, पर वो ही इज गोइंग टू नेबरिंग सिटी। और सी वाला कह रहा है विलेज फार्मर विजिट्स अ सिटी बैंक फॉर लोन टू बाय फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स। इससे भी एज सच अर्बनाइजेशन नहीं होगा आप लोगों का, बिकॉज वो अपने फार्मिंग के लिए लोन ले रहा है। डी है, टीचर ऑफ स्कूल इन अ विलेज सेटल्स इन अ सिटी फॉर हाई पेइंग जॉब। देखो इसमें भी अर्बनाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज एक विलेज में टीचर थे वो सिटी में सेटल हो गए, तो इससे अर्बनाइजेशन कैसे होगा? तो अर्बनाइजेशन आप लोगों का ए से होगा कि प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट इज ट्रांसफर टू द सेकेंडरी स्कूल इन द सेम विलेज। देखो सेम विलेज, इस चीज को ध्यान से पढ़ना, सेम विलेज, उसी विलेज में। अगर यहाँ पर बोला होता कि पास वाली सिटी में चला गया तब तो अर्बनाइजेशन ये भी नहीं होता, बट बोला है सेम विलेज। और इंडिया के कंटेक्स्ट में आप विलेजेस का देखोगे ना, तो जनरली ऐसा देखा जाता है, लाइक आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि विलेज एरियाज में आप लोगों के प्राइमरी स्कूल ज्यादा होते हैं,
मतलब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स आर मोर देन योर सेकेंडरी स्कूल। सेकेंडरी स्कूल्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, और अगर वहां उस विलेज में एक प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट सेकेंडरी स्कूल में ट्रांसफर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इट वुड लीड टू अर्बनाइजेशन सम वे और द अदर। मतलब इनडायरेक्टली अब ऐसा मत समझिएगा कि यार वो सेकेंडरी में जा रहा है तो उससे क्विकली अर्बनाइजेशन हो जाएगा, मतलब इसका थोड़ा बहुत कुछ, मतलब इट विल लीड टू अर्बनाइजेशन इन सम वे और द अदर। नाउ कमिंग टू 21। अब देखो जो 21 वाला है ना, नेचर एंड स्कोप से आप लोगों के जितने राइट्जर, एलन सैंपल और पॉल विडाल डी लाप्लास जिनकी डेफिनेशंस है उन सबको एक बार पढ़ के जरूर जाना। उनके डेफिनेशन में कीवर्ड क्या है, डायनामिज्म किसके में है, सिंथेसिस किसके में है। तो यहाँ पर किसने बोला है कि द चेंजिंग रिलेशन बिटवीन अनरेस्टिंग मैन, के मतलब नई चीजों को कॉन्कर करने पे बिल्कुल तुले हुए हैं कि वी आर अनरेस्टिंग, मतलब वी आर लाइक कि वी आर, मतलब एक भी मोमेंट हम रेस्ट नहीं कर रहे, हमें अर्थ को कंट्रोल करना है। एंड अनस्टेबल अर्थ, तो हम ऐसा रिएक्शन दे रहे तो अर्थ भी अनस्टेबल है, अर्थ स्टेबल नहीं है, ऐसा किसने कहा? ये कहा एलन सैंपल ने। उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन इस तरह से कुछ दी थी, तो ये चीज है। 21 का सी करेक्ट होगा। 22 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टेड एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया नेगेटिवली। तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट नेगेटिवली किस पॉइंट ने आपका या किस ऑप्शन ने किया? तो देखो, जब आप ऑप्शन ये कह रहा है बिल्डिंग रोडवेज फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, विलेजेस से सिटीज में रोड बनेगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होगा, इवन पॉजिटिव काम है ये। सी वो कह रहा है रिड्यूस फंडिंग इन इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज में फंडिंग कम कर दी जाए, उसका एग्रीकल्चर पे नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? मतलब उस पर आई डोंट थिंक कि एनी इंपैक्ट विल बी देयर ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। डी सब्सिडाइजिंग फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर्स है ना उनको सब्सिडी दी जा रही है तो पॉजिटिव इंपैक्ट है। पर जो ऑप्शन बी कह रहा है रिड्यूस फंडिंग इन मीटियोरोलॉजी, यानी आप लोगों का मौसम विभाग वाला कि बारिश कब होगी, जो फार्मर्स को एक चीज होती है ना कि आप लोगों का मॉनसून अर्ली आने वाला है तो उस हिसाब से अपनी वो फार्मिंग करते हैं, सोइंग करते हैं। तो अगर फंडिंग मीटियोरोलॉजी में कम कर दे सरकार या फिर जो भी हमारी बॉडी है, तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिवली इफेक्ट होगा। अब 23 क्वेश्चन है आप लोगों का, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट व्हिच ऑफ दीज इज टेम्पररी ऑल्टरनेटिव फॉर फार्मर्स। तो बताना है देखो सिंपल सा कि कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर फार्मर्स को अपनी इनकम इंक्रीज करनी है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब इन्वायरमेंट को एक तरह से डिग्रेड जो इन्वायरमेंट हो रहा है उसको कम करना है, तो उन्हें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग उन्हें, अगर आप लोग देखो इकोनॉमिक्स आप लोगों की है ना, और चैप्टर 6 ह्यूमन रूरल डेवलपमेंट भी आप लोगों का आ रहा है। अगर इकोनॉमिक्स है, नहीं भी है तो इट्स ऑल राइट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो उसमें आप लोगों को पढ़ा होगा तो आप लोगों ने दिमाग में आंसर सोच लिया होगा जितना मुझे पता है। तो उनका ये मानना है कि डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न अवे फ्रॉम सीरियल्स, बिकॉज सीरियल्स क्या होती है ना कि मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स व्हाट दे डू इज, जैसे आप लोगों का राइस है, इट इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, बहुत पानी लेता है भाई उगने में। तो उसे वो क्या करते हैं कि इरिगेशन के थ्रू, मतलब इरिगेशन के थ्रू लगा देते हैं। बारिश तो ऐसा हमारी कंट्री में मतलब बहुत अनइवन सा रहता है रेनफॉल का, तो वो उन्हें वाटर स्कार्स रीजन में भी राइस उगाते हैं, मतलब ऐसी वाटर इंटेंसिव क्रॉप जहां पानी की बहुत कमी है। पानी की कमी है तो क्या करते हैं, दे यूज इरिगेशन, लाइक आपके वेल्स से, ट्यूबवेल से आप लोगों का पानी निकाला, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है। देखो अब वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों की जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है उन्हें पानी दिया जा रहा है, जिससे आप लोगों का एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। वाटर टेबल जो ग्राउंड वाटर टेबल होगी ना, क्योंकि उस रीजन में वो वाटर स्कार्स रीजन है, इसलिए इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि फार्मर्स अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करें, फल, सब्जियां, फूल, इन सब में वो डाइवर्सिफाई करें, हॉर्टिकल्चर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अवे फ्रॉम सीरियल्स। तो ए इसमें करेक्ट होगा। 24 है, हाउ डज द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन अफेक्ट फॉरेस्ट। तो जो पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज है, मतलब बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका फॉरेस्ट पे अफेक्ट कैसे पड़ेगा? देखो सिंपल सा ऑप्शन है कि ज्यादा से ज्यादा लैंड विल बी रिक्वायर्ड फॉर हाउसिंग एंड द रिजल्ट विल इन द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा उन्हें जमीन चाहिए पड़ेगी, क्योंकि रहने के लिए ना, तो आप उसी में तो रहोगे। इसलिए आप लोगों ने अपने आसपास भी देखी होगी ये चीजें कि जो लेवल आप लोगों का बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, लाइक 15-20 साल पहले आप देखो, मतलब आप आज से 10 साल पहले आप कई सारे रीजन्स में देख सकते हो कि जहां पर पेड़ वगैरह आप लोगों के बहुत थे, वहां आप लोगों के बहुत सारे बिल्डिंग्स आप देखोगे। तो 24 का करेक्ट आंसर ए होगा। और इसमें मैं बात करूं आप लोगों का, सो 24 का आंसर आप लोगों का ए होगा। अब देखो अब हम आते हैं 25th क्वेश्चन में। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द कंट्री विद एन एक्सटेंसिव लाइवस्टॉक रेयरिंग इंडस्ट्री। और हाँ, अभी तक मैप वीडियो नहीं देखी है मेरी है तो जाओ जाके उस मैप वीडियो को देखो, उसमें पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, मतलब पीडीएफ हर एक चीज का, एमसीक्यूज का पीडीएफ है, तो उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैप प्रैक्टिस करके जरूर जाना। इसमें आप लोगों से पूछा है आइडेंटिफाई द कंट्री विद एन एक्सटेंसिव लाइवस्टॉक रेयरिंग इंडस्ट्री, मतलब जहां लाइवस्टॉक रेयरिंग, पशुपालन की जो आप लोगों की इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा आप लोगों की है। तो मतलब बहुत ज्यादा इन द सेंस आपको कंट्री को आइडेंटिफाई करना है। योर ऑप्शंस आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, बी अर्जेंटीना, सी न्यूजीलैंड, डी उरुग्वे। तो आपका मार्क कहां पर है? देखो 25 पर है। आप लोगों को आइडेंटिफाई करने को आएगा, ध्यान रखिएगा, मार्क करने को नहीं आएगा, वो टर्म सेकंड में करोगे आप लोग जब उस वाले में इंडिया मैप्स आएंगे। इसमें आप लोगों केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। ये सिंपल सा हम देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया इसे कहते हैं हम। और 26 है आइडेंटिफाई द फर्टाइल लो लैंड रीजन वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आप लोगों को इफ यू रिमेंबर डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया,
प्रेरीज ऑफ अमेरिका, पंपास ऑफ साउथ अमेरिका या अर्जेंटीना हम कहें, और बेल्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो इस तरह से आप लोगों को चीजें याद होनी चाहिए। तो ये जो आप लोगों को बोल रहा है ना 26 का यहाँ पर साउथ अफ्रीका में मार्क करा है, दिस विल बी वेल्ट्स। ये यहाँ पर आप लोगों की कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है। 27 है गैदरिंग इज यूजुअली प्रैक्टिस्ड इन डैश। तो आप लोगों को 27 देखते हैं, आप लोग को यहाँ पर कनाडा पर मार्क किया है। देखो गैदरिंग का पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो आप लोगों को दिया कि गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन आप लोगों का हाई लैटिट्यूड्स, मिड लैटिट्यूड्स, बट आप लोगों को जो मैप में मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। 27 में आप लोगों को कनाडा पर मार्क दिया विच कम्स अंडर हाई लैटिट्यूड्स, तो 27 का करेक्ट आंसर ए होगा। 28 पर आते हैं, आइडेंटिफाई अ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी विच रिलीज हेवीली ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो दिस इज आप लोगों का 28 का सिंपल सा ऑप्शन है, नोमैडिक हर्डिंग। 29 पर आते हैं, द साइक्लिंग माइग्रेशन इन सर्च ऑफ पास्चर्स कैरीड आउट इन द मार्क्ड रीजन। मार्क्ड रीजन देखो कौन सा है, 29 कह रहा है मार्क्ड रीजन, तो 29 इंडिया की यहाँ पर बात कर रहा है। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर आप लोगों का ट्रांसह्यूमेंस होगा। और ट्रांसह्यूमेंस एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था। तो देखो इसमें होता क्या है ना, सिंपल सी एक चीज समझो, आजकल विंटर्स चल रहे हैं तो आप लोगों के जो नोमैडिक ट्राइब्स होंगे, लाइक आप लोगों के बकरवाल्स, भोटियाज, ये जितने मतलब ये आप लोगों के हिमालयन बेल्ट पर जितने आप लोगों के ट्राइब्स हैं, दे प्रैक्टिस दिस थिंग कि आप लोगों के अभी विंटर्स चल रहे हैं तो व्हाट विल दे डू, समर सीजन में वो आप लोगों के जो आप लोगों का प्लेन एरियाज था उससे हिल एरियाज में चले जाते हैं फॉर पास्चर्स, अपने जानवरों के मतलब चारे वगैरह के लिए, और मतलब इस तरह से, ठीक है। तो वो प्लेन एरियाज से गर्मियों के दिनों में आपके हिल एरिया में चले जाते हैं। अब जाड़ों के दिन आ चुके हैं तो व्हाट दे विल डू, वो देखो गर्मियों के दिनों में हिल एरिया में जा चुके थे, नाउ दे विल अगेन कम बैक टू प्लेन एरियाज बिकॉज हिल साइड आप लोगों का ठंड बढ़ जाएगी। तो ये जो माइग्रेशन होता है ना इन सर्च ऑफ पास्चर्स, तो दिस इज कॉल्ड आपका ऑप्शन है ट्रांसह्यूमेंस। और ये वर्टिकली माइग्रेशन भी आप इसे कह सकते हो कि लाइक कमिंग आप लोगों का फ्रॉम अप एंड डाउन, ठीक है। तो ट्रांसह्यूमेंस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंडिया ऑक्यूपाइज 2.5% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया एंड कंट्रीब्यूट टू 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। 10 सालों में 1991 से लेकर 2001 हमारी पॉपुलेशन 21% ग्रो करी है। तो आप लोगों को बताना है कैसे फॉरेस्ट को अफेक्ट करेगा। तो देखो करेक्ट आंसर पे आते हैं डी, ओनली QNR, जो कह रहा है मोर पीपल मीन अ ग्रेटर नीड फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दिस रिक्वायर्स मोर लैंड दैट रिजल्ट इन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। कि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा उनको जरूरत पड़ेगी लैंड की, बिकॉज उन्हें खाना चाहिए पड़ेगा, उन्हें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चाहिए पड़ेगा, क्योंकि पेट तो सबको भरना होता है ना अपना। तो Q इसका करेक्ट होगा और R भी करेक्ट है। मोर पीपल मीन इंक्रीज डिमांड फॉर ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फॉरेस्ट बेस्ड वंस कॉजिंग डैमेज टू फॉरेस्ट थ्रू ओवरयूज। लाइक ज्यादा लोग आए, दे विल डिमांड फर्नीचर आप लोगों का जो लकड़ी से बनेगा। लकड़ी कहां से आएगी, आपकी फॉरेस्ट से अगेन। तो करेक्ट आंसर डी होगा, ओनली QNR। P इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें कह रहा है कि लोग सिटीज में मूव करेंगे, इससे क्या होगा कि फॉरेस्ट और विलेजेस विल रिमेन अनडैमेज। देखो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मतलब सिटीज में मूव करेंगे भी तो क्या उन्हें रिसोर्सेज तो फॉरेस्ट और विलेज से ही चाहिए होंगे ना। तो करेक्ट आंसर डी है। अब हम आते हैं 31 पे। इसमें कह रहा है कि दिस टेबल शोज द ग्रोथ ऑफ आपका ग्लोबल पॉपुलेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है पहला, द ग्लोबल पॉपुलेशन डबल्ड बिटवीन, डबल्ड का मतलब एक थी 1 से 2 दुगुनी, 1 से 2 हो गई, आपकी 6 थी 6 से 12 हो गई, 4 थी 4 से 8 हो गई। तो ये डबल किस पीरियड में हुई है? देखो इसका करेक्ट आंसर 1804 से 1927 होगा, बिकॉज 1804 में आप लोगों की 1 बिलियन पॉपुलेशन थी एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, बट 1927 में जाके 2 बिलियन हो गई। 1 का ट्वाइस करो, इट्स 2 बिलियन। तो ग्लोबल पॉपुलेशन डबल्ड बिटवीन 1804 एंड 1927। अब आती है 32 की, सर्टेन कंट्रीज इन सब सहारन अफ्रीका सच एज बुर्किना फासो, चैड, नाइजर एंड माली हैव रिपोर्टेड स्टॉलिंग इन देयर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। स्टॉलिंग का मतलब मैंने स्क्रीन पर लिखा है कि दे आर काइंड ऑफ स्टॉप्ड। कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमने पढ़ी थी ना कि हर सोसाइटी, हर एक इकोनॉमी आप लोगों की प्रोग्रेस करती है, आप लोगों के स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरह से। पर यहाँ की कुछ कंट्रीज है सब सहारन अफ्रीका की, जो मतलब वो उनका एक तरह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रुक गया, आप समझ सकते हो। तो उसमें आप लोगों को कुछ डेटा दिया है कि नंबर ऑफ चाइल्ड पर फैमिली 6, हर एक मतलब बुर्किना फासो में हर एक फैमिली के पास 6-6 बच्चे हैं, मतलब इस तरह से। तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसमें पता चलता है। लिटरेसी हम देखें तो बहुत, वो भी बहुत कम है, स्पेशली फीमेल लिटरेसी व्हेन इट कम्स लाइक 11%, 15.9%, और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 51, 50, 53, 54। देखो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इतनी बेटर नहीं है। नॉर्मली जो जनरली एक स्टैंडर्ड है वो माना जाता है कि 80 to 85 ईयर्स आप लोगों की जनरली नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब जो एक हम उसे कंसिडर करते हैं कि बहुत सूटेबल है उस कंट्री में हेल्थ एंड उसकी कंडीशन। लाइक जापान आप देखो, इतनी बेटर फैसिलिटीज है वहाँ की, पीपल आर लिविंग नियरली 100 ईयर्स। इकिगाई आप सबने किसी के ना किसी ने आप में से पढ़ी होगी इकिगाई के बारे में। तो 32 इसमें हम अब क्वेश्चन पे आते हैं, बिकॉज यार देखो आई डोंट वांट कि वीडियो लंबा हो जाए, और लंबा हो जाता है तो यार
प्लीज मेक टू विद दैट, बिकॉज मैं आप लोगों को इतनी जल्दी फास्ट ऑन भी नहीं कर सकता, थोड़ी चीजें समझानी पड़ेंगी। तो व्हाट आर द रीजन दैट कुड मोस्ट लाइकली हैव अफेक्टेड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन दिस कंट्री? तो वो क्या रीजन है जिसकी वजह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रुक गया है? ठीक है, इसका मेन रीजन है आप लोगों का PQR। देखो फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, वी आर सीइंग कि नंबर ऑफ चाइल्ड पर फैमिली 6 6 7 7 मतलब इस तरह से बच्चे होते हैं नॉर्मली एवरेज ऑन एन फैमिली। और देयर आर आप लोगों का क्यों हाई मोर्टेलिटी रेट्स, बिकॉज देखो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 51 50 53 54 ईयर्स जो कि इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। और आप लोगों का आर लो लेवल्स ऑफ फीमेल लिटरेसी। तो देखो आप लोगों ने क्लियरली पढ़ा अपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में कि सोसाइटी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है तो लिटरेसी भी बढ़ते रहती है। लिटरेसी तो फीमेल लिटरेसी देखो ये भी रिस्पॉन्सिबल है आप लोगों की फर्टिलिटी रेट बढ़ाने, बिकॉज अगर आपकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा होती है मतलब लिटरेसी रेट अगर फीमेल्स में ज्यादा होता है तो इट श्योरली कंट्रीब्यूट्स टू लेसनिंग ऑफ योर बर्थ रेट, कि बर्थ रेट कम होता है। विमेन समझदार हो तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर ऑल PQR होगा। ठीक है, 33 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स ऑफ अ प्लेस। तो आप लोगों ने बॉक्स में NCERT में पढ़ा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ किसी भी रीजन की आप लोगों की नंबर ऑफ बर्थ, आपके नंबर ऑफ डेथ, आप लोगों कितना इन माइग्रेशन हो रहा है कितना आउट माइग्रेशन होता है, इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कह रहे हैं कि कौन सा अफेक्ट करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ प्लेस को? इट विल अफेक्ट आपका इमिग्रेशन भी करेगा कि लोग बाहर जा रहे हैं, आपका इमिग्रेशन लोग अंदर आ रहे हैं, एंड नंबर ऑफ बर्थ, ये सभी आप लोगों को अफेक्ट करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को। और 34 पर आते हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग इज व्हेन मेंबर्स। तो देखो कोऑपरेटिव फार्मिंग के आप लोगों को कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, यू विल हैव टू, आपको बताना है कि हु अमंग दीज विल बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव फार्मिंग। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन पर्टिकुलर होगा? क्या वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होंगे, या लैंडलेस लेबर्स होंगे, स्मॉल लैंड ओनर्स होंगे, या ट्रेडर्स होंगे जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे आपके कोऑपरेटिव फार्मिंग का? तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में सब जो आपके छोटे लैंड ओनर्स होते हैं या जो भी हैं वो अपने सारे रिसोर्सेज एक साथ पूल कर लेते हैं। मतलब जैसे कोई फर्टिलाइजर अपने खेत के लिए अलग ला रहा है तो वो क्या करेंगे कि चलो हम साथ में फार्मिंग करते हैं अपने, मतलब काइंड ऑफ कि चलो ठीक है हम सारे रिसोर्सेज एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सबसे बेनिफिट अच्छा खासा होगा आपके स्मॉल लैंड ओनर्स को। देखो कोई अपने किसी का बहुत छोटा सा प्लॉट है, ठीक है, उस पर वो ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकता, बट अगर वो 4-5 आसपास के लोग एक साथ मिलकर कोऑपरेटिव फार्मिंग कर रहे हैं कि चलो ठीक है हम अपनी फील्ड एक साथ करके इस तरह से काम करते हैं, मतलब वी फार्म जॉइंटली, तो ट्रैक्टर को भी बुला सकते हैं। तो इससे फायदा सबसे ज्यादा होगा स्मॉल लैंड ओनर्स को, जो कि पहले वो इनपुट्स को आपका अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बट अब क्योंकि वो साथ में कर रहे हैं तो वो कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो आप लोगों का स्मॉल लैंड ओनर्स करेक्ट होगा। अब 35 है, समी मेड अ लिस्ट ऑफ व्हाट शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज कॉल्ड इन वेरियस कंट्रीज बट मेड अ मिस्टेक इन वन एंट्री। तो देखो एक है हमारे समी जी, उन्होंने हर रीजन और उसका नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इस तरह से आप एक तरह से नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे अपने ज्योग्राफी एग्जाम के लिए, पर उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि ऑप्शन सी यानी थर्ड, उन्होंने कह दिया कि मैक्सिको में आप लोगों का शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लदांग कहते हैं। ये गलत है, और वो इसलिए बिकॉज मैक्सिको में आप लोगों का मिल्पा ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मलेशिया और इंडोनेशिया में आप लोगों का लदांग कहते हैं। यहाँ पर लेडिंग लिखा है, डोंट नो व्हाई, बट बुक में आप लोगों का लदांग दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई द मिस्टेक जो आपको करनी थी वो है ऑप्शन सी थर्ड, यानी आप लोगों का मैक्सिको में लदांग प्रैक्टिस नहीं होता है। यहाँ पर आप लोगों का मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ये नाम है, यहाँ पर आप लोगों का मिल्पा नाम है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, हमें क्यों जरूरत है कि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज करें? तो वो इसलिए बिकॉज नीड्स आर इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑल रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड, सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। लाइक वाटर आप इस्तेमाल कर भी रहे हो तो वो तो कहते हैं बहुत सारे लोग लिमिटेड है, बट मतलब अनलिमिटेड है, बट उसमें भी फ्रेश वाटर देखो, वी ओनली हैव 3% ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ सर्फेस। ठीक है, थर्ड, बिकॉज द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। अब ये तो भाई यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इट इज सम वे और द अदर द रूट कॉज फॉर एवरी इशू। लाइक आपका पॉवर्टी बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, द मेन आपका रूट कॉज इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो दिस इज व्हाई आल्सो वी नीड टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज एंड यूज देम वेरी केयरफुली। थर्ड भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर इसमें सभी होंगे, बिकॉज वी नीड टू मेक दिस रिसोर्सेज लास्ट फॉर यूज बाय आवर फ्यूचर जनरेशन, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो आज हम अपने अभी हमारी प्रेजेंट नीड्स हैं, दे शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो 36 का डी होगा। अब देखो 37 आता है, ये आप में से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी था मुझसे कुछ दिन पहले कि एक ग्राफ है आप लोगों का, ये 1700 ये आप लोगों का अगेन वर्ल्ड पॉपुलेशन वाले चैप्टर से ये बढ़ रहा है, वही वाला ग्राफ है जिसका क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया गया था कि वो बताओ कि मतलब क्यों हमारी जो पॉपुलेशन उसका ग्राफ कैसा है, मतलब जो पिछले 300 साल में ग्रो करी है। तो आप लोगों को बताना है कि एक्स वाला जो भी ये पॉइंट है ना 1700 800, यहाँ पर मतलब ऐसा क्या हुआ कि इसके बाद सडनली पॉपुलेशन ने जंप करी। तो क्या था ये? अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ ग्रेन्स, राइस एंड बार्ली, मंगोल इन्वेजन इनटू रीजन्स ऑल ओवर एशिया, या सी नहीं, इसका करेक्ट आंसर डी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। तो 1700 1800 के आसपास आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जिसके पास पॉपुलेशन जंप करी थी।
अब हम आते हैं 38 पर, जो कह रहा है असर्शन इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज विद इंप्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है, पहले हमने असर्शन पढ़ लिया, ये ट्रू है, ठीक है। और रीजन है बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर्स प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन देन वाज पॉसिबल अर्लियर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। ये भी बिल्कुल सही बात है। और देखो आर जो रीजन है ना आप लोगों का, वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है आप लोगों को असर्शन को, बिकॉज उसमें दिखा है कि हाउ प्रोडक्टिविटी ऑफ स्कार्स लैंड कैन बी इंक्रीज्ड। प्रोडक्टिविटी मतलब कितना प्रोडक्शन कर रही है, और सेकंड में रीजन में आपको क्लियरली बोल रहा है कि फार्मर प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड्स, यानी दोनों का आपस में रिलेशन है। एंड आप लोगों का रीजन जो है इट करेक्टली एक्सप्लेन्स योर असर्शन। और अब देखो 39 पर, अभी भी आप लोगों का आउट ऑफ कोर्स सिलेबस है, बट हाँ सिंपल सा है। देखो अगर आप लोगों ने चीजें पढ़ी है ना, तो देखो आप लोग इसे आंसर कर लोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पर हाँ लगता है कि बुक में नहीं है, बट आने के चांसेस नहीं है। तो आप लोगों को चाइना का सिंपल सा मैप दिया हुआ है। आप लोगों को देखो सिंपल सी एक चीज समझो, एक तरफ आप लोगों को माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स दिए हुए हैं, दूसरी ओर रिवर्स दी गई हैं। अब मैं बताऊंगा इसे आप लिंक कैसे कर सकते हो जो आपने पढ़ा है। देखो यहाँ आप लोगों के माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स हैं, तो यहाँ पॉपुलेशन आप लोगों की नहीं होगी, बहुत आपकी लिमिटेड होगी। बट जो मेजर रिवर्स वाला रीजन है ना, ये आपका हुआंग है, चांगजियांग, आपका जीजियांग, यहाँ पर रिवर्स हैं। तो आप सभी ने पढ़ा है कि वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है, रिवर्स वाला फैक्टर, ये कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करता है कि वो उस लोकेशन पे आप लोग के सिचुएट हों, आपके सेटल हों। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा रीजन में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी के फैक्टर्स जो हमने चैप्टर सेकंड में करे थे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का बी वाला जो रीजन है ना वो करेक्ट होगा। बिकॉज बाकी देखो कोई आपके माउंटेन्स में है ए ऑप्शन, आप लोगों कोई डेजर्ट में है, बट जो आप लोगों का ये रीजन है ना बी वाला, क्लियरली देखो यहाँ पर रिवर्स है आप लोगों की। एंड वी नो, चाहे आप लोगों की एंशिएंट सेटलमेंट्स हो, आप लोगों का हड़प्पा मोहनजोदारो या कोई भी हो, जितनी वर्ल्ड में भी आप लोगों की मेसोपोटामिया थी, दे ऑल सिचुएटेड नियर टू रिवर। तो यहाँ पर रिवर्स के आसपास आप लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब डेवलपमेंट। तो ये तो आप लोगों का डायरेक्ट टेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आप लोगों को उसमें क्लियरली कहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है। किसी भी टाउन की पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख हो गई या 3 लाख हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट डजंट मीन कि उसका डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट तभी माना जाता है जब आप लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब जितनी भी सारी चीजें, क्राइम रेट आपका कम होना, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं डेवलपमेंट में। बट ऑप्शन ए आपका केवल कह रहा है कि पॉपुलेशन 1 से 2 लाख हो गई, तो वो केवल पॉपुलेशन ग्रोथ है, ना कि डेवलपमेंट है। अब आते हैं 41 द 2000 मैप हियर इज एन अनऑर्थोडॉक्स वन वेयर टेरिटरीज आर रीसाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो इसमें क्या है ना, एक मैप है आप लोगों का सिंपल सा, तो इसे स्टडी करने के लिए ऐसा बनाया था कि मतलब वो पर्टिकुलर फील्ड आपको पता करनी है कि किस चीज के लिए ऐसा बनाया गया है कि जो कंट्रीज, कुछ कंट्रीजों ने बहुत एकदम फूला हुआ दिखा दिया गया आप लोगों का, मतलब एक चीज को डिनोट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर पॉपुलेशन है। देखो इसमें जो इंडिया है ना, हम इसे कैसे पता कर सकते हैं, फ्यूल प्रोडक्शन। देखो इंडिया का इतना ज्यादा फैला हुआ प्रोडक्शन है ऐसा नहीं है। अगर ऐसा फ्यूल प्रोडक्शन होता तो जो आपकी गल्फ कंट्रीज है ना, ये आप लोगों का ये सेंट्रल, आप लोगों का सेंट्रल एशिया वगैरह, यहाँ पर ये बल्ज होता। तो फ्यूल प्रोडक्शन हमारा नहीं है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इतना अप्रोप्रिएट नहीं है इसमें। लैंड एरिया की बात करो तो यार लैंड एरिया में फिर तो आपका रशिया ज्यादा एक तरह से फूला हुआ दिखाना चाहिए था, बट यहाँ पर चाइना और इंडिया का आप देखो ना, तो पॉपुलेशन भी नो कि चाइना कम्स एट नंबर 1 एंड वी कम्स एट नंबर 2। तो इसलिए यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है वो है आपका पॉपुलेशन। इसलिए चाइना को इतना मतलब फूला हुआ दिखा रहा है फुटबॉल जैसा, और इंडिया को भी आप लोगों का देखो रिसाइज कर दिया गया है। और बाकी यूरोपियन नेशंस देखो सबको बहुत पतला पतला सा कर दिया गया, यानी पॉपुलेशन वहां बहुत कम है। तो इसका करेक्ट आंसर बी पॉपुलेशन होगा। 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ अर्बनाइजेशन इन रूरल एरियाज। तो कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेट करता है फैक्टर कि मतलब रूरल एरियाज में अर्बनाइजेशन हो रहा है या है। तो दिस इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज मार्केट। देखो इंक्रीज यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, ये कहीं से कहीं तक डिनोट नहीं करता है कि वहां जरूरी अर्बनाइजेशन ही हो। अ न्यू क्लासरूम फॉर द स्कूल बिल्डिंग, अब क्लासरूम बन सकता है, ठीक है, चुनाव आ रहे हैं तो मे भी किसी गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम नया क्लासरूम बना देते हैं, बट दैट डजंट इंडिकेट आपका अर्बनाइजेशन। बट इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लार्ज मार्केट, इट इज श्योरली एन इंडिकेटर ऑफ आपका अर्बनाइजेशन, क्योंकि लार्ज मार्केट वहीं आती है जहां लोग हों, जहां लोगों के पास परचेजिंग पावर हो। तो 42 का डी होगा। 43 है हाउ डज लाइवस्टॉक फार्मिंग कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो लाइवस्टॉक फार्मिंग, अब इसमें थोड़ा एलिमिनेशन के साथ चलते हैं, ये मैं एग्जाम में मुझे नहीं आता। अब लाइवस्टॉक फार्मिंग मुझे पता है कि लाइवस्टॉक फार्मिंग में आप लोगों के जो आप लोगों के जानवर होते हैं उन्हें मतलब उनसे ही आप लोगों का पूरा फार्मिंग की जाती है। फार्मिंग इन द सेंस कि उन्हीं से आप लोगों के रिसोर्सेज निकाले जाते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें मार्केट में बेचा जाता है। तो लाइवस्टॉक फार्मिंग में आपकी एग्रीकल्चर नहीं होता, ठीक है। एग्रीकल्चर इन द सेंस कि होता भी है तो वो सच बहुत लिमिटेड स्केल पे होता है। तो हैवी यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स ये हो नहीं सकता, बिकॉज लाइवस्टॉक फार्मिंग में वी आर ओनली फोकसिंग ऑन योर एनिमल्स, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता सिंथेटिक फर्टिलाइजर। अब देखते हैं डी मीथेन प्रोडक्शन ड्यू टू
राइस कल्टीवेशन। अब देखो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, उसमें राइस कल्टीवेशन नहीं आ सकता ना, केवल हम जानवरों से हमें मतलब है, तो बी और सी बचता है, उसमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका सी होगा, बिकॉज ऑक्सीजन कंजम्पशन से आपको ग्लोबल वार्मिंग ऐसा नहीं होती, बट जो डिकम्पोजिशन होता है लाइफ स्टॉक मैन्योर कि उनका जो एक्सक्रीटा है, ठीक है, उनका जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो डिकम्पोजिशन होता है उससे आप लोगों की कई सारी गैसेज रिलीज होती हैं विच कॉज आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो 43 का करेक्ट आंसर सी होगा। 44 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि टू इंश्योर प्रॉफिट्स टू प्रोड्यूसर्स, जो उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं एक साथ मिलकर अपने सारे रिसोर्सेज पूल इन करके उन्हें प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसीलिए वो मतलब सारे अपने रिसोर्सेज एक साथ लगाते हैं, क्योंकि एक साथ वो करेंगे। आप लोगों के पास अमूल का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, गूगल कर सकते हो, बट एग्जाम के बाद अभी ये चीज ही देखो। 44 का करेक्ट आंसर ए होगा। अब आता है 45th, द रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया शुड टेक प्लेस अलॉन्ग विद द रैपिड रिडक्शन इन पॉवर्टी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट वे बाय व्हिच गवर्नमेंट कैन रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। अब देखो इमीडिएट वे क्या होगा जिससे गवर्नमेंट इंडिया में पॉवर्टी को कम कर सकती है, तो ये आप लोगों का होगा। देखो एक इसमें डाउट हो सकता है बच्चों को, कि मुझे भी लगा था ये कि सी है, क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट बाय सेटिंग अप मोर फैक्ट्रीज, बट इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का डी होना चाहिए। वो इसलिए बिकॉज अगर ध्यान से पढ़ोगे ना आप लोग, देखो जिस क्वेश्चन में नहीं आ रहा ना, आपको क्लियर नहीं है, उसमें जल्दीबाजी मत करना। ऐसा नहीं कि आप मतलब कह रहे हो कि नहीं ये तो मैं करके रहूंगा, अभी क्या अभी सॉल्व करना है, उसे लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना। तो 45 का डी इसलिए करेक्ट होगा बिकॉज इमीडिएट पूछा है, और जो इस तरह के टर्म होते हैं ना इमीडिएट, देखो तरीके आप लोगों के सी उस तरीके में आता है, बट इमीडिएट, क्विक या रैपिड, इस तरह के जो आप लोगों के टर्म्स होते हैं अगर यूज किए जाएं तो उसमें आप लोगों के उस अकॉर्डिंग आपका डी करेक्ट होगा। बिकॉज गवर्नमेंट अगर इनकरेज करेगी कि लोग आपके रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आए, तो उससे कहीं ना कहीं पॉवर्टी कम होगी। कि रूरल एरियाज में अगर आप लोग टर्म 2 में पढ़ोगे इंग्लिश में अपना रोड साइड स्टैंड, उसमें आप लोग जो रूरल फोक हैं दे कम टू अर्बन एरियाज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो उससे ताकि उनकी लाइफ थोड़ी सुधर जाए, उनकी पॉवर्टी कम हो जाए, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है इट विल एनकरेज अ काइंड ऑफ माइग्रेशन। हालांकि देखो इसके भी नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ते हैं, क्रिएशन ऑफ स्लम्स वगैरह, बट स्टिल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45 का डी होगा। 46th है, which of the following statement best explains the relationship between climate, soil fertility and population density of a place। तो इसमें क्लियर आंसर आप लोगों का होगा बी, कि मोस्ट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन रोज बाय द रिवर्स। आपको बताना था कि कौन सा एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट, सॉइल फर्टिलिटी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द प्लेस। कि देखो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो थी ना, दे रोज बाय रिवर्स। आप चाहे कोई भी लो, आप हड़प्पा की सिविलाइजेशन लो, आप मेसोपोटामिया ले लो, आप इजिप्शियन ले लो, सारी की सारी आप लोगों के रिवर्स के पास हुई, बिकॉज बेटर क्लाइमेट, आप लोगों की सॉइल फर्टाइल होती है आप लोगों के रिवर्स के पास, और पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पर ज्यादा होती है, तो बी इसमें करेक्ट होगा। बाकी 47 पर हम आते हैं, ये भी आउट ऑफ टेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, चिंता मत करना। इसमें सिंपल सा आप लोगों का कह रहे हैं कि इसमें एक ऑथर ये बात कहना चाह रहे हैं ना, ऑथर का पर्सपेक्टिव सिंपल सा है, कुछ मत पढ़ो, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है। इसमें सिंपल सा ऑथर ये कहना चाहते हैं, सैमुअल जॉनसन, ही राइट्स इन फेवर ऑफ हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, कि जो आप लोग बाहर जा रहे हो दूसरी कंट्रीज में विदाउट मेनी थिंग्स, आप बहुत बुरी कंडीशन में भी रह रहे हो, उससे बेटर है आप मतलब इस यहाँ रहो। वो सिंपल ये कहना चाहते हैं ना कि एमिग्रेशन लेसन्स द कंफर्ट, कि आप बाहर जा रहे हो तो इट विल सम वे और द अदर इट विल लेसन योर कंफर्ट ऑफ लिविंग। अब हालांकि वो 1786 में लिख रहे थे, तो उनका पर्सपेक्टिव इस अकॉर्डिंग समझ के चलना, ठीक है। डेट उसमें क्लियरली दी है कि 1786 में वो लिख रहे थे, तो 1786 में ऐसा मे भी होता हो कि जो लोग बाहर जा रहे हैं अब्रॉड एंड ऑल, उनके वो इतनी अच्छी कंडीशंस में नहीं रहते हैं। तो ही राइट्स इन फेवर ऑफ हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, की इट इज बीन कंसंट्रेटेड व्हिच प्रोड्यूसेस हाई कन्वीनियंस, कि आप यहीं रहो, मतलब ऐसा मत करो, मतलब आप इस जो लोकेशन पे आप हो वहां पर आप कंसंट्रेटेड रहो, व्हिच प्रोड्यूसेस हाई कन्वीनियंस, कि ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको सर्विस चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके किसी टेलर की सर्विस चाहिए, एक मेटल वर्कर की सर्विस चाहिए, तो वो दूर दूर नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर इसमें ए होगा। और इन क्वेश्चंस पे देखो ज्यादा फोकस मत करो, आप अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करो, ये क्वेश्चन मैं बस करा दे रहा हूं जस्ट फॉर सेक ऑफ डूइंग दैट। तो 48 पर हम आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑल ऑफ द अबव। और जिन लोगों के मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट पुराना है उनको मैं नीचे एक टेक्स्ट बुक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, स्मार्ट सिटी मिशन हो, जल क्रांति हो। अगर आप लोगों की बुक में नहीं है तो प्लीज मिस मत करना, ठीक है। 48 का करेक्ट आंसर डी होगा। अब देखो यार, ये सिंपल सा एक आपका पैसेज है, इसके आंसर्स मैं डिस्कस कर लेता हूं। 49, विच कैटेगरी ऑफ लैंड यूज विल इंक्रीज ड्यू टू सॉइल इरोजन, इट विल बी कल्टीवेबल लैंड। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये बात करी जाएगी द प्रेशर ऑन लैंड रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग विद मोर डिमांड फॉर फूड प्रोडक्शन, दिस हैज फोर्स्ड, जितना सब आप पढ़ सकते हो इसे।
और इसमें 50th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमन इंटरवेंशन कॉजिंग सॉइल इरोजन। तो क्या वो कारण है, मतलब जो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि वो सिंपल सा कारण जिसके लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल नहीं है और सॉइल इरोजन फिर भी हो रहा है, ठीक है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब तो टेरेस फार्मिंग वी आर रिस्पॉन्सिबल, रोड कंस्ट्रक्शन वी आर रिस्पॉन्सिबल, बड़े बड़े हिल्स पे हम डायनामाइट से उन्हें एक तरह से चट्टाने तोड़ रहे हैं, इनसे आपका लैंडस्लाइड, बहुत सारी चीजें सॉइल इरोड हो रही है। अडॉप्टिंग इंटेंसिव लैंड यूज टेक्निक, इससे भी आप लोगों का सॉइल इरोजन, और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है, बट जो ग्रेजिंग है डोमेस्टिक एनिमल्स का, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हमारा नहीं है, ठीक है। तो 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज फॉर प्रेशर ऑन लैंड रिसोर्सेज। दिस इज योर ऑप्शन है हायर डिमांड फॉर फूड प्रोडक्शन, जो कि पहली लाइन आपकी कहती है कि हायर डिमांड, मोर डिमांड फॉर फूड प्रोडक्शन। तो आप लोगों का 51 का करेक्ट आंसर ए होगा। अब 52 है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, आप लोगों का असर्शन एंड रीजन। असर्शन है सॉइल इरोजन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, ओके। रीजन सेज द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि एक प्लेस में सॉइल इरोजन के कारण कुछ और है और दूसरे में कुछ और है, ऐसा बिल्कुल होता है। देखो विंड इरोजन आपका होता है, मतलब सॉइल कैन बी इरोडेड थ्रू विंड या आपका वाटर, तो कारण अलग अलग हो सकते हैं सॉइल इरोजन के, बट सॉइल इरोजन, देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, बिकॉज आर में सिंपल सा असर्शन सिंपल कह रहा था कि सॉइल इरोजन इंडिया में बढ़ रहा है। अब वो सेकंड वाला देखो कोई लिंक स्टैब्लिश नहीं हो रही, कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का। अब वो रीजन में कह रहा है द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन योर असर्शन। अब हम आते हैं, देखो स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आप लोगों का सिंपल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाला है। अब इसमें स्टेज 1 स्टेज, आप लोगों का स्टेज 5 मतलब अननेसेसरी इसमें गूगल से उठा के कोई पिक्चर दे दी आप लोगों को, तो तभी मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी पर अपना ज्यादा रिलाई करना। ये पेपर केवल इसलिए कि आप देख लो एक बार, ऐसे आ भी सकता है, मतलब आ भी सकता है इन द सेंस कि केवल ये क्वेश्चन है कि मतलब टफ बनेंगे वाली चीज आप लोगों को एक तरह से डराने के लिए, बस सिंपल सा अपना बेसिक एनसीईआरटी फॉलो करो, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है कि पहले आप लोगों की बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई रहती है, फिर दोनों डिक्लाइन करती हैं। और देखो जो स्टेज 3 देख रहे हो ना आप, जो इतना बल्ज है, मतलब ये शो करता है आप लोगों की बर्थ रेट डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है, और वर्क फोर्स पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है आप लोगों की 15 टू 59 ईयर्स के बीच जो होती है, उसका एक बहुत बड़ा चंक है इकोनॉमी में, और बाद में डिक्लाइन स्टेज 4 स्टेज 5 में डिक्लाइन कर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें जो 53 कह रहा है कि स्टेज 3 इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी पॉपुलेशन में चेंज से जो इकोनॉमी को फायदा मिलता है या कंट्री को फायदा मिल सकता है, तो क्या बेनिफिट वो मिलेगा। देखो वो बेनिफिट मिलेगा आप लोगों का सी, कि लार्ज यंग पॉपुलेशन दैट विल एंटर द वर्कफोर्स। किसी भी कंट्री के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो उसकी यंग पॉपुलेशन होती है ना, अगर वर्कफोर्स में ज्यादा है तो कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब इंडिया में ये चीज नेगेटिवली इसलिए हो जाती है बिकॉज हमारी पॉपुलेशन वो हद से ज्यादा है, और हद से ज्यादा चीज कोई भी अच्छी नहीं होती। तो 53 का करेक्ट आंसर सी होगा। अब देखो 54th है, विच ऑफ दिस पॉपुलेशन पिरामिड्स करस्पॉन्ड्स टू स्टेज 4। तो स्टेज 4 क्या है हमारी, देखो स्टेज 3 में आप लोग की बर्थ रेट और वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। अब एनसीईआरटी में स्टेज 3 में आपका डायरेक्ट डिक्लाइन बताया, पर मेरे इस वाले वीडियो में ऐसा मत सोचना कि ये आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से, केवल आप लोगों के लिए है कि आप लोग देख लो इसे एक बार, नॉट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो इसमें आप लोगों का स्टेज 4 पे आते हैं। अब देखो स्टेज 3 से धीरे डिक्लाइन कर रही है, देयर इज अ कांस्टेंट डिक्लाइन, कि थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा थी पर धीरे 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 डिक्लाइन कर रही है। अब स्टेज 5 पूछता तो आप लोगों की वाली स्टेज आई थी जो आप लोगों का, अगर चैप्टर 3 आप लोगों में है नहीं ना, वरना तो मैं आपको नहीं बताता हूँ, कंफ्यूजन खाली क्रिएट होगा। तो स्टेज 4 में सिंपल सा समझो इस तरह का आप लोगों का एक कांस्टेंट डिक्लाइन सा है, तो दिस विल बी योर आपका ऑप्शन डी, पिरामिड डी, कि आप लोगों की बहुत कांस्टेंट पॉपुलेशन है, तो इसमें डी करेक्ट है। अब हम आते हैं 55 पे, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इकोनॉमी इन स्टेज 2। अब तो स्टेज 2 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या होता है आप लोगों को बताना है। देखो स्टेज 1 में क्या होता है ना, देयर इज हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि डेथ रेट भी आपके ज्यादा है और बर्थ रेट भी ज्यादा है। पर जो आपका स्टेज 2 होता है ना, उसमें आप लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, बिकॉज बर्थ रेट आपके हाई रहते हैं, फर्टिलिटी रेट, बट डेथ रेट समय के साथ डिक्लाइन करता है, जिससे आप लोगों की देयर इज रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड देयर आर मोर यंग चिल्ड्रन एंड देन ओल्ड पीपल। तो इसलिए ओल्ड पीपल से ज्यादा आप लोगों के यंग चिल्ड्रन होते हैं, बिकॉज बर्थ रेट आपका अगेन हाई है। एंड सोसाइटी बिगिंस टू वैल्यू फीमेल लिटरेसी, सोसाइटी में समझ आने लगती है कि हाँ हमें मतलब महिलाओं को भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर 55 का सी होगा। और देखो 56, जापान इज सून अप्रोचिंग द ग्लोबल हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली सिटीजन, व्हिच ऑफ दीज हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड टू दिस फिनोमेना। तो जापान मतलब इज सून अप्रोचिंग द ग्लोबल हाईएस्ट प्रोपोर्शन, कि वहां सबसे ज्यादा एजेड लोग होंगे। आप लोगों ने मैंने जैसा बताया ना कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 95-100 ईयर्स तक है, तो वहां बहुत ज्यादा एजेड लोग हैं। तो इसमें से कौन सा फैक्टर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया इस फिनोमेना में, तो वो था आप लोगों का लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
कि यहाँ आप लोगों की लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लो बर्थ रेट बिल्कुल सही बात है, इट हैज कंट्रीब्यूटेड, लो फर्टिलिटी रेट इट हैज कंट्रीब्यूटेड, और सी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड। और आपका डी, आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन लो मैल न्यूट्रिशन लेवल, इससे आई डोंट थिंक कि मतलब इट हैज कंट्रीब्यूटेड एनीवे, यू नो। हाँ मतलब ये देखो लो मैल न्यूट्रिशन लेवल्स हैं कि जो आपकी यंग पॉपुलेशन है उसमें मतलब इट इज नॉट मैल नरिश्ड, वो मतलब स्टंटेड ग्रोथ नहीं होती, उनकी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ है, इसलिए वो आप लोगों के बहुत लंबे समय तक जीते हैं। नाउ आई गॉट दिस पॉइंट, ओके। तो आई एम सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से बोल दिया था कि मतलब ये डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन, तो अचानक मुझे याद आ गया कि ऐसा क्यों है। लो मैलन्यूट्रिशन लेवल, लेट मी एक्सप्लेन यू। लो मैलन्यूट्रिशन लेवल से उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ा है, बिकॉज जो बच्चे पैदा होते हैं ना, दे आर नॉट स्टंटेड, उन्हें पोलियो की बीमारी नहीं होती, उन्हें कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है, उनकी स्टंटेड ग्रोथ नहीं होती, दे आर नॉट मैल नरिश्ड, इसलिए इट हैज कंट्रीब्यूटेड दिस फिनोमेना कि वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और वो सून उनके यहाँ सबसे ज्यादा आपके एल्डरली सिटीजन्स होंगे। तो इसमें वो फैक्टर जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है इस फिनोमेना में, वो है आप लोगों का सी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बिकॉज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ध्यान रखिएगा। और ये देखो 53 to 56 आप लोगों के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के, और हाँ कई बच्चे आप लोगों में से क्या करते हो जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन होते हैं ना, देखो यार इसको कभी मार्क मत करके आना। पहले से तो क्या होता था कि आप लोग अपनी आंसर शीट में लिखते थे सब्जेक्टिव वाले में, तब टीचर तब भी कंसिडर कर लेता था, यहाँ आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। कई बच्चे गलती करते हैं कि आप लोग ये वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप इफ यू आर नॉट विजुअली इंपेयर्ड प्लीज अटेम्प्ट दीज वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जो आप लोगों के लिए, इन क्वेश्चन में मत आइएगा, कई बच्चे इनको भी करके आ जाते हैं भूल से, OMR में ऐसी भूल मत कीजिएगा। Which of the following occurs in the first stage of demographic transition? तो पहली स्टेज में क्या होता है, हाई फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अब हम आते हैं 54th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द करंट स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड। तो जो अभी चल रहा है वर्ल्ड में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आप लोग ऑप्शन बी, कि सारी कंट्रीज आर इन द सेम स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ऐसा नहीं है, देखो हमारी कंट्री जो इंडिया है बहुत ज्यादा आपकी यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है, बर्थ रेट भी हमारे यहाँ ज्यादा है, और काइंड ऑफ डेथ रेट अब कम है, मतलब एज कम्पेयर टू कुछ आप लोगों के इंडिपेंडेंस के टाइम जो हमारा था। पर आप लोगों का ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज आर इन द सेम स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यू गो टू यूरोपियन कंट्रीज, आप जापान देख लीजिए, दे आर अ काइंड ऑफ थर्ड स्टेज, कि वहाँ फर्टिलिटी रेट एंड बर्थ रेट, आपका डेथ रेट एंड आपका फर्टिलिटी रेट दोनों डिक्लाइन हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इसमें बी होगा। 55th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर हाई फर्टिलिटी रेट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये है आप लोगों का लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग, इसी के कारण देयर इज हाई फर्टिलिटी रेट, बिकॉज यू नो पीपल कंपेंसेट फॉर द डेथ ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि अगर आप लोग के 5 बच्चे हैं, 5 में से आपकी 2 डेथ हुई, तो दे विल प्रोड्यूस मोर। तो देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग, कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है, सो वी शुड रिप्रोड्यूस लेस चिल्ड्रन। तो 55th का करेक्ट आंसर बी होगा। 56th है, हाउ मेनी स्टेजेस डज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हैव। तो देखो क्लियरली आप लोग एनसीईआरटी में फॉलो करना है, ऊपर वाले ग्राफ को मत देखना, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप लोगों के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में देयर आर ओनली 3 स्टेजेस, और ये जनरलाइज क्वेश्चन था, तो 56 का करेक्ट आंसर 3 होगा। और नाउ कम्स अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग 57 to 60। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, और एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी देखो कॉन्टिनेंट्स आपको दिए हैं, बट नाउ दे आर आस्किंग यू अबाउट कंट्रीज, तो यू शुड नो कि कौन सी कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज मोर फेवरेबल फैक्टर्स लीडिंग टू पॉपुलेशन एक्सपेंशन। तो इस टेबल में सिंपल सा मैं देखूंगा कि आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी सबसे ज्यादा कहाँ है, एशिया में है, ठीक है, 146 पर्सन आर लिविंग इन एवरी स्क्वायर किलोमीटर। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी कंट्री में पॉपुलेशन एक्सपेंशन होगा, तो चाइना में होगा सिंपल सा, क्योंकि देखो डेंसिटी ही इतनी ज्यादा है कि 1 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में इतने सारे लोग रह रहे हैं, चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। और अब 58th है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पॉपुलेशन एक्सपेंशन द लीस्ट। तो जो ये ओशियानिया दिया है ना, इसमें आप लोगों का न्यूजीलैंड इंक्लूड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है सबसे कम कहाँ है, देयर आर ओनली 5% लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, इट इज इन ओशियानिया, जिसमें न्यूजीलैंड आता है, आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया भी आता है, तो इसमें करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा 50th का बी, न्यूजीलैंड। 59th, इन विच ऑफ द रीजन्स विल द क्रंच ऑफ रिसोर्सेज विल बी मोस्ट फेल्ट। जो एक तरह से रिसोर्सेज की शॉर्टेज होगी या क्रंच आएगा, वो कहां सबसे ज्यादा होगा, तो ये आप लोगों का होगा एशिया में, बिकॉज देखो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, देखो पॉपुलेशन 2018 में आई कांट इवन काउंट द फिगर, एंड द वर्ल्ड शेयर इन पॉपुलेशन इन परसेंटेज इज 59.5%, वर्ल्ड की 60% करीब पॉपुलेशन एशिया में है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो, अब हम आते हैं 60th क्वेश्चन पे, व्हाट इज द डिफरेंस इन पॉपुलेशन डेंसिटीज बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने दिया भी आप लोगों को 146 - 34, तो पूछा है कि फर्स्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन मतलब हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एशिया आप लोगों का, और देन क्या पूछा है इसने, थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, तो थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा है, यूरोप। तो 146 में से 34 घटाओ, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो हम बचपन में करते थे, 112 आप लोगों का आंसर आ जाएगा, तो 16 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
सो गाइज ये था आप लोगों का प्रैक्टिस पेपर का सोल्यूशन, आप लोग जिसकी डिमांड कर रहे थे। और देखो यार, आई नो इस पेपर में बहुत जल्दी जल्दी गया हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि यार आप लोग 1 से 2 घंटा, क्योंकि अगर मैं से डिटेल वे में समझाऊं ना कि क्या है कैसा है, और ये प्रैक्टिस पेपर आप लोगों का मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि कहीं भी आप लोगों के बनने के चांसेस है। एनसीईआरटी में फोकस करो, मैंने ये पेपर बहुत जल्दी जल्दी गो थ्रू करवाया है। इससे कहीं पर इसमें डाउट आता है आप लोगों को तो नीचे कमेंट करके पूछ लो, वहां पर मैं आप लोगों की क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। तो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। और देखो कुछ लास्ट मिनट टिप्स आप लोगों को दे देता हूँ, मतलब जो आज लास्ट आप लोगों का डे है रिवीजन का, तो रिवाइज करते रहो। पूरा पढ़ लिया है फिर भी रिवाइज करो एक बार। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और आपने अपने नोट्स बनाए भी है ना, आप पूरे साल नोट से पढ़ते भी रहे, तो एक बार एनसीईआरटी जरूर देख लेना यार। बिकॉज क्या होता है ना, कई बार वी मिस सम थिंग्स, कुछ चीजें होती हैं हमने मतलब कई बार मिस कर देते हैं एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी प्रॉपरली एक बार रीड करना। एमसीक्यू सीरीज की प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चंस की, तो मेरी एमसीक्यू सीरीज से गो थ्रू करो, उसे देखो। मैंने एक से एक बेहतर क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं और मैप मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं। और देखो इन सब के, देखो आई नो आज के दिन आप लोग बहुत बिजी हो गए, इसलिए मैंने सबकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है, तो यू कैन गो एंड डायरेक्टली रिवाइज फ्रॉम दोस पीडीएफ्स। बिकॉज आज के दिन मैं ये चाहता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से अपना रिविजन करो, ठीक है, बिकॉज 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।